करके रखते हैं, क्या बोलें, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। चलो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग जो भी कुछ है, ठीक। विल स्टार्ट विद सॉल्यूशंस। कुछ एमसीक्यूज देख रहे हैं, टोटल 50 एंड उम्मीद है इस 50 में से कम 2 आ जाएगा एग्जाम में। तो बिफोर वी स्टार्ट आपको टॉपिक पहले से पता होना चाहिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसके बेसिस पे। सो सॉल्यूशन चैप्टर में ओवरऑल जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, इट विल बी बेस्ड ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसके बेस पे क्वेश्चन फिक्स है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आएंगे एंड देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से एमसीक्यूज रहेंगे एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। एटलीस्ट ये 4 कैटेगरी से तो मिनिमम है, रेस्ट नसीब अच्छा हुआ तो और आ सकता है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सॉल्यूशन सोल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज गैस। तुमको ये क्लियर कट पूछा गया कि सोल्यूट की स्टेट में लिक्विड और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, गैस। सो द आंसर, एनी आइडिया? पी, नाइट्रोजन। सो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, जहां पे क्लोरोफॉर्म हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट का सोल्यूट है एंड नाइट्रोजन इज आवर solvent. Okay, coming to the next question, if temperature increases the value of Henry's constant। ये बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हेनरीज कांस्टेंट भी क्या होता है, बढ़ता ही। KH is directly proportional to T एंड उसके पहले हेनरीज लॉ एप्लीकेबल किस टाइप के लिए बेटा, इट इज एप्लीकेबल फॉर गैस इन लिक्विड। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, गैस इन लिक्विड टाइप के लिए एप्लीकेबल है। एंड हेनरीज लॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी के दैट इज हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो ये टर्म याद रखो, अगर सर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, और अगर हेनरीज कांस्टेंट कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इनका रिलेशनशिप इनवर्स है। और हम टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का भी रिलेशनशिप जानते हैं। टेम्परेचर इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, बट दिस इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, गैस इन सॉलिड, सॉरी लिक्विड। गैस इन लिक्विड के लिए ही ये एप्लीकेबल है। आसान सा तरीका, हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसे ठंडा पीना चाहते हैं, रीजन ठंडा रहेगा तो जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज्यादा डिसॉल्व होगा। जैसे आप उसे बाहर निकाल लोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, CO2 की, कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अगर सॉल्युबिलिटी कम होगा तो हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। इन शॉर्ट जो हमने लिखा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। सो आंसर इज बी। थोड़ा सा हटा देते हैं। Coming to the next thing, which of the following represents as gas in solid solution? इनमें से कौन सा gas in solid solution का एग्जाम्पल है? तो आंसर ए, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम की जगह और क्या हो सकता है, निकेल हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है। ये हमने पढ़ा है रिडक्शन में, दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन में काम आ रहा होता है। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, मर्क्यूरी विद सोडियम, ये किस टाइप का है, सो इट इज लिक्विड इन सॉलिड। सोडियम मर्क्यूरी एमालगम, जिंक मर्क्यूरी एमालगम। एलॉयस, तो इट इज सॉलिड इन सॉलिड। पहली चीज क्या याद रखोगे, इट इज सॉलिड इन सॉलिड। हाँ, फिर और बहुत सारी चीजें हो सकती है, एलॉयस तो बहुत हो सकते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है, मेटल्स मेटल्स का ही हो सकता है, जैसे स्टेनलेस स्टील ले लो, या ब्रास जो हम लोग बोल रहे हैं, या ब्रोंज, और ये सबसे आसान सॉलिड इन लिक्विड। ओके, चलो फोर्थ वन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अभी अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ भी क्या देखना अपने को, सर ये सारे
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सवाल है। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है ना? सो विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। ऐसी प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे। तो हमको अपना इलेक्ट्रोलाइट भी देखना है एंड कॉन्सेंट्रेशन भी देखना है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल रखो, कॉन्सेंट्रेशन देख के रखेंगे कितना है, सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम 0.1, 0.1 एंड 0.1। नाउ व्हाट अबाउट यूरिया? यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब बीइंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इट विल नॉट डिसोसिएट, तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, यहाँ पे वैन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो सर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, तो यूरिया का 0.1 ही है भाई। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स क्या? NaCl। अच्छा सर NaCl तो डिसोसिएट होता है, किसमें? Na प्लस Cl माइनस, कितने पार्टिकल्स हुए? 2, तो कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया भाई? 0.2। एसिटिक एसिड, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बट स्टिल इट विल डिसोसिएट, ये भी क्या होगा? डिसोसिएट। अभी हम एज्यूम करते हैं कि सर अगर 100% डिसोसिएशन मान लिया जाए, हालांकि होगा नहीं बट स्टिल एमसीक्यू है तो एग्रीमेंट में आते, तो एसिटिक एसिड भी डिसोसिएट होता है किसमें? CH3COO माइनस एंड H प्लस, टोटल पार्टिकल्स 2, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो बिकम्स 0.2। नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज CaCl2, कितने पार्टिकल्स में? Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस, सो 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे ना भाई, Cl तो 2 है हमारे पास, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए बेटा? 3, तो कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 0.3। ग्रेड विथ दिस, अब सर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है, यूरिया का 0.1, सोडियम क्लोराइड का 0.2, दिस इज 0.2 एंड दिस इज 0.3। सो कॉमन सेंस क्या बोलता है भाई, ये दोनों तो आंसर होने से रहे सर, ये तो आंसर होंगे ही नहीं, तो आंसर इन दोनों में से कोई एक। अब पूछा क्या है? लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सो सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली चीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जितना ज्यादा सल्यूट का पार्टिकल होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। जितना ज्यादा सल्यूट के पार्टिकल्स उतने ही फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा होता है, जितने ज्यादा पार्टिकल सर बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा? सर जिसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे। पार्टिकल्स कैसे ज्यादा होंगे? जिसकी मोलारिटी सबसे ज्यादा होगी। आंसर डी, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा इसका? 0.3, तो इसके अंदर 0.3 मोल्स रहे होंगे सर पर केजी, एंड दैट इज वाई। देखो सवाल ध्यान से सुना वापिस से, इसी में से एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनमें सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? आंसर इज 0.1 मोलर ऑफ यूरिया। सर उसका डिप्रेशन कम हुआ है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर है, जिसमें डिप्रेशन ज्यादा हुआ रहेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज किया, इनमें सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? आंसर अगेन डी, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आंसर विल बी डी। सर जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतना ज्यादा मेरा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अगेन चेंजिंग द क्वेश्चन, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका? 0.1, दैट इज यूरिया, ए आ गया बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चेंज करते हैं, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, एंड वो तो हमको पता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। हम फॉर्मूला लिखते हैं ना भाई, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, आर टी तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हो गया भाई। तो सर जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका आ गया? अगेन आंसर इज डी, लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका आ गया? ए। ओके, सवाल चेंज करते हैं, कौन से दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है या फिर आइसोऑस्मोटिक है?
आइसोटोनिक और आइसोस्मोटिक दोनों एक ही चीज हो गई। तो वो क्या बोलता है सर, वो लिक्विड्स जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सेम हो वो दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक। ऐसा कोई है यहाँ पे? हाँ, सी और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 था भाई, तो दोनों क्या हो गए, आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही से अपन कितने क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। और दो टर्म आते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बता सकते हो कौन सा हाइपरटोनिक है? हाइपरटोनिक डी एंड हाइपो इज ए। क्यों? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा सर वो हाइपरटोनिक, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम तो हाइपो। पर इन सब का आंसर कहां से निकल के आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन से। कहां से निकल के आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है तो अपने को क्या देखना है, कॉन्सेंट्रेशन। आर वी क्लियर विद दिस? डन। चलिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, आगे बढ़ते इसमें से। So what is the physical state of solvent in camphor in nitrogen gas? तो ये तो वाहियात सवाल हो गया, बोल ही दिया ना कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, तो ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, हाँ या ना? और सॉल्वेंट का स्टेट क्या होगा, गैस। मतलब ऐसा सवाल आ जाए तो फिर नसीब अच्छा है। देन क्वेश्चन नंबर 6, हमको क्या दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट 300 केल्विन टेम्परेचर is 0.82 atmosphere. What is the molarity of the solution? तो अभी आपको फॉर्मूला बताया, आप ट्राई कर सकते हैं। पाई इज इक्वल्स टू CRT। हमको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, C फाइंड आउट करना है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। सो इट विल बी व्हाट, C इज इक्वल्स टू पाई बाई RT। वैल्यू रखते हैं नहीं, हाँ, सो 0.82। हाँ, R के यूनिट पे ध्यान देना है अपने को, क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर में लिया तो R की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0.082। 0.0821 होता है। 8314 कब लेंगे, जब बार में होगा। एंड देन टेम्परेचर कितना है, 300। तो एक्चुअली इट इज 1/3 आ रहा होगा, या जो भी कुछ आ रहा है। आपका आंसर क्या है देखिए कैलकुलेशंस में। सो 10 बाई, हाँ तो कुछ ना, दिस विल बी 0.0821, ये वाला जो लिखा हमने। सो आंसर ये आ जाएगा 0.033 मोलर, बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस टेकन इन द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स? बहुत आसान सवाल है ये, मैंडेटरी है ये क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन का क्या परसेंटेज है भाई, 56.2। ये नंबर कहीं लिखा ही नहीं तो इसको इग्नोर कर दोगे। ये किसका है, ऑक्सीजन का, और ये हीलियम का। स्कूबा डाइवर जब सीट नीचे जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या वो एयर लेके जा सकते हैं, नहीं। क्यों? अगर एयर ले जाएंगे तो कुछ मेडिकल कंडीशन होती थी, क्या बोलते हैं उसे, बेंड्स। ठीक है, स्कूबा डाइवर्स को बेंड्स, माउंटेन क्लाइंबर्स को एनॉक्सिया। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, बेसिकली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो हिल क्लाइंबर्स या माउंटेन क्लाइंबर्स को जो डिजीज हो रही है, जिसे हम लोग एल्टीट्यूड सिकनेस भी बोलते हैं, दैट इज एनॉक्सिया। स्कूबा डाइवर्स को जो मेडिकल सिचुएशन है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बेंड्स। ठीक है, एंड बेंड से बचने के लिए ये यूज किया जा रहा है। हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% एंड O2 दैट इज ऑक्सीजन 32.1%। देखो इस साल आ जाए शायद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन व्हिच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये वाले क्वेश्चन तो मैंडेटरी हो जा रहे हैं।
तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक्सप्लेनेशन तो है पर बहुत लेंदी हो जाएगा अभी वो, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ के रखो फिर देख लेंगे। पर नेगेटिव डिविएशन दे रहा है मतलब रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, एटलीस्ट कम से कम जो सिंपल हो सके वो तो कर लेते हैं। अभी रॉल्स लॉ ओबे नहीं करने का कंडीशन क्या है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ए ए और बी बी। जो दो नए फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, ए बी वाला जो नया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बना है वो पुराने के बराबर नहीं है, और अगर बराबर होता तो आइडियल सोल्यूशन क्या हो जाता, आइडियल। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, और जो ओबे कर जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप है ना कुछ नहीं कर पाते हो ना तो कम से कम आइडियल सोल्यूशन याद रखो। आइडियल सोल्यूशन कैसे याद रखना है सर, अगर जो भी दो मेंबर्स लिए गए हैं वो होमोलोगस है, क्या है बेटा, होमोलोगस सीरीज के, तो आइडियल ही बनेगा। जैसे हेक्सेन हेप्टेन C6H14, हेप्टेन C7H16, दोनों होमोलोगस है, आइडियल। बेंजीन टॉल्वीन CH2 का ही तो डिफरेंस है, होमोलोगस, आइडियल। तो सर ये दोनों तो आंसर कभी नहीं हो सकते इसके। देन कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन इट शोज पॉजिटिव डिविएशन, ये लोग होमोलोगस नहीं है तो नॉन आइडियल है, लेकिन क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव डिविएशन। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो चारों ऑप्शन को देखना है अपने को, ताकि बाकी चीजें भी क्लियर हो। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज जिंक एमालगम, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने। जिंक एमालगम इज सॉलिड सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन है, सॉलिड, जहां पे सॉल्वेंट सॉलिड है और सोल्यूट लिक्विड है आपका। ओके, नेक्स्ट क्या सवाल हो गया भाई हमारा, हाँ देखो आइडियल सॉल्यूशंस पे क्वेश्चन आना चालू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन आइडियल सॉल्यूशन इज फाउंड व्हेन इट्स कंपोनेंट्स, क्या होगा भाई, हैव नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, ये तो सही बात है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग शुड बी इक्वल्स टू 0, ये तो आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी है। हैव नो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, बिल्कुल सही है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 आइडियल सॉल्यूशन में। हैव हाई सॉल्युबिलिटी, और यहां पे लिखा है हैव बोथ ए एंड बी, अब ये तो बिल्कुल सही है, बोथ ए और बी सही हो गया, आंसर तो यही रहेगा। डी को चॉइस करूंगा तो इन लोगों को गलत बोलना पड़ेगा, तो डी हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो इन दिस केस आंसर इज सी। ओके, नॉन आइडियल होगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा एच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा अगर ठीक है सर नॉट इक्वल्स टू, पॉजिटिव डिविएशन हो रहा है तो एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और वी की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और अगर नेगेटिव डिविएशन होगा तो ओके। नेक्स्ट 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया, हाँ देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। हाँ, यूरिया कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, then sodium sulfate are taken in a ratio, the ratio of depression in freezing point is, forget about the ratio, पहले क्या क्लियर करना है, इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट होगा कि नहीं। यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका एक मॉलिक्यूल एक ही होगा सर, कॉमन सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट, एक मॉलिक्यूल दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, Na+ एंड Cl-, सो 2, एंड Na2SO4, तो सर ये डिसोसिएट होगा तो 2Na+ एंड SO4 2-, हाउ मेनी पार्टिकल्स इन टोटल, 3 हो गए भाई, ठीक है। सो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया भाई, 1:2:3, आंसर इज सी, बराबर। तो ये जरूरी मतलब ऐसे सवाल आप कर सकते हो इससे। अगला, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, रिलेटिव लोअरिंग पूछ लिया तो किसके बराबर होगा, मैंने पढ़ा ना भाई,
पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू क्या बेटा, ऑफ सल्यूट। ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर, सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 14 ग्राम ऑफ N2, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन द मिक्सचर। तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल, मास ऑफ CO2 44, हाँ या ना। तो सर ये 1 मोल है, कितना मोल है 1। N2 का मॉलिक्यूलर मास 28, एक नाइट्रोजन 14 है पर N2 मतलब 28, और ये कितना है 14, तो ये कितना दिया मेरे को 1/2, कितना दिया है 1/2 या 0.5 दिया हुआ है। मेरे को मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, CO2 का, CO2 का चाहिए, मतलब याद है फॉर्मूला सबको, मोल फ्रैक्शन जिसका भी चाहिए, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 लिख देता हूं, या फ्रैक्शन में दे रहा है तो फ्रैक्शन में आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इन दिस केस आंसर सी बराबर, सो इट इज 2/3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। okay? चलो ये 14 देख लेते हैं, 14, 15, 16 है ना। 14 तो हो चुका है मेरे हिसाब से। एज द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, अभी हाँ ये सॉल्युबिलिटी पे पूछ लिया, इसके पहले हमने टेम्परेचर से समझा था। बताओ भाई, अगर KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो अगर हम लोग 20-30 कर ले जाएंगे ना, आगे का तुमको आना चालू हो जाएगा, लेकिन वो 20-30 आप कॉन्सेप्ट वाइज करो बस। चलो देखो, अब ये भी आप बता पाओगे, एट विच टेम्परेचर द पेयर ऑफ द, एट द सेम टेम्परेचर सॉरी, विच पेयर इज आइसोटोनिक, है ना। तो क्या सेम होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। पर सर पहले देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर आपको इसका डिसोसिएशन नहीं आता तो सवाल ही खत्म हो गया। BaNO3 होल ट्वाइस कितने पार्टिकल्स देगा, 3। कौन थे सर, एक Ba2 प्लस एंड 2 NO3 माइनस। ओके, सो पार्टिकल्स कितने हो गए इसके, 3। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 0.3। Na2SO4 ये भी कितने पार्टिकल्स देगा, 3। तो कॉन्सेंट्रेशन भी कितना हो गया, सवाल यही खत्म हो गया भाई। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम आ ही गया ना भाई, डेफिनेटली ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। पर फिर भी बाकी गलत क्यों, वो देख लेते हैं। यूरिया नो डिसोसिएशन, सेम कॉन्सेंट्रेशन। NaCl सिर्फ 2 पार्टिकल्स में 0.2 एंड 0.1। NaCl 2 पार्टिकल्स 0.2। K2SO4 कितने पार्टिकल्स, 3, सो 0.3। नहीं सर, PaCl2 3 पार्टिकल्स, तो 3 2 सा क्या हो गया बेटा 0.6। यूरिया सर वो तो 0.2 ही रहेगा, तो किसी में भी कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए 20 तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल हैव लीस्ट वेपर प्रेशर, सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा। तो ध्यान क्या रखना था सर, सल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर बढ़ता है या कम होता है, कम होगा ना भाई। रॉल्स का लॉ क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यही तो था ना भाई। जब भी आप कभी कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हो किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सल्यूट टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट डिक्रीजेस। इसीलिए हम बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सोल्यूशन का कम होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या मिल गया है, सल्यूट, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमको क्या देखना है, किसमें सल्यूट सबसे ज्यादा है। ओके, आंसर, अच्छा इसमें ग्राम्स में दे रखा है, 6 ग्राम्स ऑफ यूरिया, 600 ग्राम्स ऑफ यूरिया, अच्छा सब में यूरिया ही है ना, अच्छा सॉरी
हाँ मैं कंफ्यूज हो रही दिस वन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस ओके कॉन्सेंट्रेशन सब में सेम है ना तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन से काम नहीं देखना नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखिए इसके कितने हो गए बेटा 3 ये किसी को पता है क्या है इस वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हुई है ऐसा क्या है जो हमारी जिंदगी खराब कर रहा है नहीं अगर ये नहीं होता तो दूसरी पार्ट नहीं होती केमिस्ट्री की हाँ हर चीज की किसी ने तो खोज की है किसने खोज की है क्या है ये सो ये यूरिया ही है दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बाय फ्रेडरिच वोलर अगर इन भाई साहब ने ये नहीं बना लिया होता तो ये नहीं पता चलता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में सिंथेसाइज हो सकते हैं तो ये मुजरिम तो यूरिया हो गया तो सर डिसोसिएट तो नहीं होगा Na2SO4 हाउ मेनी पार्टिकल्स 3 अब 3 वाले तो आंसर हो नहीं सके भाई 2 आंसर तो हो नहीं सकता बचता क्या ये ऑप्शन है सर डी क्यों Na3 है 3 पार्टिकल्स इसका Na प्लस एंड PO4 3 माइनस दैट इज फॉस्फेट हाउ मेनी टोटल पार्टिकल्स 4 तो दिस इज सोडियम फॉस्फेट कितने पार्टिकल्स देगा 4 तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए डेफिनेटली जो वेपर प्रेशर है और नीचे चले जाएगा 17th चलो 17 पढ़ो देखो क्या हो रहा है ठीक है हाँ भाई क्या है 6 grams of urea in 1000 gram molar elevation constant kb means increase in the boiling point by dissolving तो इसका डेफिनेशन है इसको इग्नोर करो डेफिनेशन क्या है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ kb इट इज द increase in temperature by dissolving 1 mole of solute in 1 kg of solvent क्या बोलना बेटा 1 mole of solute in 1 kg of solvent ये बनाने पे जो भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा उसको हम बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट उल्टा पढ़ लेते हैं केएफ भी देख लेते हैं सो व्हाट इज केएफ द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट तो Kb या Kf जो है वो 1 मोल से रिलेट करता है और 1 kg सॉल्वेंट से तो आप देख लो सब में यूरिया लिया गया है सो 6 grams of यूरिया इन 1000 ना वो 1 मोल नहीं हो रहा है सो आंसर आप अगर देखोगे तो बी आएगा बिकॉज यूरिया का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम्स है कितना है 60 ग्राम्स तो ये 6 ग्राम है मतलब 0.1 मोल है कितना है 0.1 मोल ये 1000 ग्राम ऑफ वाटर है मतलब कितना केजी है 0.1 kg बराबर तो जब मैं मोलालिटी निकाल दूंगा इसका मोलालिटी इज इक्वल्स टू व्हाट n/w1 इन kg तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 तो आ गया 1 ठीक है और हमारा फार्मूला क्या होता था डेल्टा टीबी तो मोलालिटी 1 हो गई एंड इस केस में डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी सो आंसर इज बी नेक्स्ट 18th what will be the concentration of 2 grams of NaOH dissolved in 48 grams of water ये आसान सवाल है इसको आप ट्राई कर सकते हो खुद से ट्राई करके देखना आंसर विल बी ए उसमें कैलकुलेशन में टाइम नहीं खराब करते हैं नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैन टॉप फैक्टर हाउ अब तक जो सॉल्व कर रहे थे ना वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू वैन टॉप व्हेन देयर इज नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन अगर ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है मतलब क्या है सर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इट इज 1 ओके आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो एसोसिएशन भी हो सकता है और डिसोसिएशन भी हो सकता है तो याद रखिए अगर डिसोसिएशन होगा तो ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन आई विल बी ग्रेटर देन 1
and for association I will be less than 1. Alpha for association, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वो भी देखा जाता है, डिसोसिएशन में भी देखा जाता है, तो वो भी याद रखोगे, ठीक है। ये सवाल आपको आने चाहिए। इसीलिए जब हम लोग ये अल्फा का फॉर्मूला लिखते थे, इसमें क्या लिखते हैं एसोसिएशन में, अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1, और ये ऊपर मल्टीप्लाई बाई n होता था। और डिसोसिएशन में क्या लिखते थे बेटा, अल्फा इज इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So who stated that the solubility of a gas in liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas? तो गैस और लिक्विड की बात की जाएगी तो हमेशा इसका नाम आएगा, दैट इज हेनरी, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। 21 भी बहुत सिंपल है, विच मोलैलिटी टेम्परेचर से बदलता नहीं।